नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ का वाचन हम लोग कर रहे हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, जिसे हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं और यह हमारी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आधुनिक काल में प्रकरण 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पंडित रामचरित उपाध्याय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्वर्गीय पंडित रामचरित उपाध्याय का जन्म संवत 1929 में गाजीपुर में हुआ था, पर पिछले दिनों वह आजमगढ़ के पास एक गांव में रहने लगे थे। कुछ वर्ष हुए उनका देहांत हो गया। वे संस्कृत के अच्छे पंडित थे और पहले पुराने ढंग की हिंदी कविता की और रुचि थी। पीछे सरस्वती में जब खड़ी बोली की कविताएं निकलने लगी, तब वे नए ढंग की रचना की ओर बढ़े और द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से बराबर उक्त पत्रिका में अपनी रचनाएं भेजते रहे। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, देवी द्रौपदी। देखिए दोस्तों, ये सब इनकी रचनाएं हैं रामचरित उपाध्याय। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवप्रभा, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह इत्यादि अनेकों कविताएं उन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं। छोटी कविताएं अधिकतर विद्ध भाषण में के रूप में है। रामचरित चिंतामणि नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य भी इन्होंने लिखा है, जिसके कई एक प्रसंग बहुत सुंदर बन पड़े हैं, जैसे अंगद रावण संवाद। भाषा उनकी साफ होती थी और वैदग्ध के साथ चलती थी। अंगद रावण संवाद की पंक्तियाँ देखिए। कुशल रहना यदि है तुम्हें दनुज, तो फिर गर्व न कीजिए, शरण में गिरिए रघुनाथ के निबल के बल, केवल राम है। सुन कपे यम इंद्र कुबेर की, न हिलती रसना मम सामने, तदपि आज मुझे करना पड़ा मनुष्य सेवक से बकवाद भी। यदि कहे मम राक्षस राज सब का स्तवन है, तुझसे न किया गया कुछ नहीं डर है, पर क्यों वृथा निलज मानव मान बढ़ा रहा। अब हम लोग पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे संस्कृत के विद्वान जिनकी कविताएं सरस्वती में बराबर छपती रही, झालर पाटन के पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न है। सरस्वती के अतिरिक्त हिंदी के और पत्रों तथा पत्रिकाओं में भी ये अपनी कविताएं भेजते रहे। राजपुताने से निकलने वाले विद्या भास्कर नामक एक पत्र का संपादन भी इन्होंने कुछ दिन किया था। मालवा और राजपुताने में हिंदी साहित्य के प्रचार में इन्होंने बड़ा काम किया है। नवरत्न जी संस्कृत के भी अच्छे कवि हैं। गोल्ड स्मिथ के हार्मिट एकांतवासी का इन्होंने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। हिंदी में भी इनकी रचनाएं कम नहीं है। कुछ पुस्तकें लिखने के अतिरिक्त अनुवाद भी कई पुस्तकों का किया है। बाबू रविंद्र की गीतांजलि का हिंदी पद्यों में इनका अनुवाद बहुत पहले निकला था। माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से इन्होंने किया था। तो माघ की रचना का इन्होंने हिंदी माघ के नाम से अनुवाद किया था, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कौन से संवत में? 1985 में किया था। पहले ये ब्रजभाषा के कविता आदि रचते थे, जिनमें कहीं कहीं खड़ी बोली का भी आभास रहता था। शुद्ध खड़ी बोली के भी कुछ कविता इनके मिलते हैं। सरस्वती में प्रकाशित इनकी कविताएं अधिकतर इतिवृत्तात्मक या गद्यवत हैं, जैसे मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सुनना मित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ब्राह्मण तजो पुस्तक प्रेम आप, देता अभी हूँ यह राज्य सारा, कहे मुझे यूँ यदि चक्रवर्ती, ऐसा न राजन कहिए कहूँ मैं। पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे, ये पांडे जी बहुत छोटी अवस्था से कविता करने लगे थे। संवत 1962 से इनकी कविताएं सरस्वती तथा और मासिक पत्रिकाओं में निकलने लगी थी। इनकी रचनाएं कई ढंग की हैं, कथा प्रबंध के रूप में और फुटकल प्रसंग के रूप में भी। चित्तौड़ के भीम सिंह के अपूर्व स्वत्व
त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर इन्होंने लिखी है। मृगी दुख मोचन में इन्होंने खड़ी बोली के सवैयों में एक मृगी की अत्यंत दारुण परिस्थिति का वर्णन सरस भाषा में किया है, जिससे पशुओं तक पहुंचने वाली इनकी व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। इनका हृदय कहीं कहीं पेड़ पौधों तक की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया जाता है। यह भावुकता इनकी अपनी है। भाषा की गद्यवत सरल सौंधी गति उस रचना प्रवृत्ति का पता देती है जो द्विवेदी जी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी, पर इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का वैसा स्वच्छ और निखरा रूप नहीं मिलता जैसा गुप्त जी की उस समय की रचनाओं में मिलता है। कुछ पंक्तियाँ उद्धृत हैं। चढ़ जाते पहाड़ों में जाके, कभी कभी झाड़ों के नीचे फिरे विचरे, कभी कोमल पत्तियाँ खाया करे, कभी मीठी हरी हरी घास चरे, सरिता जल में प्रतिबिंब लिखे निज शुद्ध, कहीं जलपान करें, कहीं मुग्ध हो निर्झर, निर्झर से तरु कुंज में जा तप ताप हरे, रहती जहाँ साल रसाल तमाल के पादपों को अति छाया घनी, चर के तृण आते थके वहाँ बैठते मृग और उसकी घरनी, पगुराते हुए दिग मूंदे हुए वे मिटाते, थकावट थे अपनी खुर से कभी कान खुजाते, कभी सिर सींग पे धारते थे टहनी। मृगेंदु दुख मोचन, मृगी दुख मोचन, ठीक है। सुंदर सुमन बिटप वल्ली, काल की क्रूरता से झुलस जब रही थी ग्रीष्म की उग्रता से, उस कुसमय में हा भाग्य आकाश तेरा, आई नवलतिके था घोर आपत्ति घेरा, अब तब बुझता था जीवन लोक तेरा, यह लख उर होता दुख से दग्ध मेरा। इन प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त और न जाने कितने कवियों ने खड़ी बोली में फुटकल कविताएं लिखी जिन पर द्विवेदी जी का प्रभाव स्पष्ट झलकता था। ऐसी कविताओं से मासिक पत्रिकाएं भरी रहती थी। जो कविता को अपने से दूर की वस्तु समझते थे वे भी गद्य में चलने वाली भाषा को पद्यबद्ध करने का अभ्यास करने लगे। उनकी रचनाएं बराबर प्रकाशित होने लगी। उनके संबंध में यह स्पष्ट समझ रखना चाहिए कि वे अधिकतम इतिवृत्तात्मक गद्य निबंध के रूप में होती थी। फल इसका यह हुआ कि काव्य प्रेमियों को उसमें काव्यत्व नहीं दिखाई पड़ता था और ये खड़ी बोली की अधिकांश कविता को तुकबंदी मात्र समझने लगते थे। आगे चलकर तृतीय उत्थान में इस परिस्थिति के विरुद्ध गहरा परिवर्तन गहरा रिएक्शन हुआ। यहाँ तक तो उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से अथवा उनके आदर्शों के अनुकूल रचनाएं की, पर इस द्वितीय उत्थान के भीतर अनेक ऐसे कवि भी बराबर अपनी वाग्धारा बहाते जा रहे जो अपना स्वतंत्र मार्ग पहले से निकाल चुके थे और जिन पर द्विवेदी जी का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि द्विवेदी जी के प्रभाव से हिंदी काव्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया उसके अतिरिक्त और अनेक रूपों में भी भिन्न भिन्न कवियों की काव्यधारा चलती रही। एक बहुत अच्छे कवि अपने अपने ढंग पर सरस और प्रभावपूर्ण कविता करते रहे, जिनमें मुख्य राय देवी प्रसाद पूर्ण, पंडित नाथूराम शर्मा, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पंडित सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दिन, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, पंडित रूप नारायण पांडे हैं। इन कवियों में से अधिकांश तो दो रंगी कवि हैं जो ब्रजभाषा में तो श्रृंगार और भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कवित्व सवैये या गेय पदों में करते आए थे और खड़ी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते थे। बात यह थी कि खड़ी बोली का प्रचार बराबर बढ़ता दिखाई पड़ता था और काव्य के प्रवाह के लिए कुछ नई नई भूमियाँ भी दिखाई पड़ती थी। देश दशा, समाज दशा, स्वदेश प्रेम, आचरण संबंधी उपदेश आदि ही तक नई धारा की कविता न रहकर जीवन के कुछ और पक्षों की ओर भी बढ़ी, पर गहराई के साथ नहीं। त्याग, वीरता, उदारता, सहिष्णुता इत्यादि के अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पद्यबद्ध हुए, जिनके बीच बीच में जन्मभूमि प्रेम, स्वजाति गौरव, आत्मसम्मान की व्यंजना करने वाले जोशीले ब्राह्मण रखे गए। जीवन की गूढ़ मार्मिक या रमणीय प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने
कुछ ध्यान कल्पित प्रबंध की ओर दिया था। दार्शनिकता का पुट राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाओं में कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, पर किसी दार्शनिक तथ्य को हृदय ग्राह्य या रसात्मक रूप देने का प्रयास उनमें भी नहीं पाया जाता। इसके उनके बसंत वियोग, तो देखिए ये बसंत वियोग किसकी रचना है? देवी प्रसाद पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की रचना है। आप लोग ध्यान रखिएगा हाँ दोस्तों, क्योंकि का पता का पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। बसंत वियोग, ठीक है, राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। भारत दशा सूचक प्राकृतिक विभूति के नाना चित्रों के बीच बीच में कुछ दार्शनिक तत्व रखे गए हैं और अंत में आकाशवाणी द्वारा भारत के कल्याण के लिए कर्मयोग और भक्ति का आदेश दिलाया गया है। प्रकृति वर्णन और हमारा काव्य कुछ अधिक अग्रसर हुआ, पर प्रायः वहीं तक रहा जहाँ तक उसका संबंध मनुष्य के सुख सौंदर्य की भावना से है। प्रकृति के जिन समान रूपों के बीच नर जीवन का विकास हुआ है, जिन रूपों से हम बराबर घिरे रहते आए हैं, उनके प्रकृति के प्रायः वे ही चटकीले भड़कीले रूप लिया गया जो सजावट के काम में समझे प्रति वह यह राग या ममता न व्यक्त हुई जो चिर सहचरों के प्रति स्वभावतः हुआ करती है। गए सारांश यह कि जगत और जीवन के नाना रूपों और तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रसार करने वाली वाणी वैसी तत्पर नहीं दिखाई पड़ी। ठीक है, आप राय देवी प्रसाद पूर्ण जी के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण जी का उल्लेख पुरानी धारा के भीतर हो चुका है। वे ब्रजभाषा का परंपरा के ही प्रौढ़ कवि थे और जब तक जीवित रहे अपने रसिक समाज द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल पहल बनाए रखे। उक्त समाज की ओर से रसिक पाठिका नाम की एक पत्रिका निकली, जिसमें उस समय के प्रायः सब ब्रजभाषा की सुंदर रचनाएं छपती थी। जब संवत 1977 में पूर्ण जी के देहावसान हुआ, उस समय उक्त समाज निरवलंब सा हो गया और रसिक समाजी के हैं चकोर चहु और हेरे कवियों की पूजन समकाल निधि रसिक समाजी और चकोर चहु और हेरे कविता को पूर्ण कला निधि कीते गयो रत्नेश से। अब पूर्ण जी सनातन धर्म के बड़े उत्साही अनुयायी तथा अध्ययनशील व्यक्ति थे। उपनिषद और वेदांत में उनकी अच्छी गति थी। सभा समाजों के प्रति उनका बहुत उत्साह रहता था और उसके अधिवेशनों में वे अवश्य कोई न कोई कविता पढ़ते थे। देश में चलने वाली आंदोलनों जैसे स्वदेशी को भी अब उनकी वाणी प्रतिध्वनित करती थी। भारतेंदु प्रेमघन आदि प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी में भी देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय पाया जाता है। बात यह है कि उस समय तक देश के राजनीतिक प्रयत्नों में अवरोध या विरोध का बल नहीं आया था, ठीक है, और लोगों की पूरी तरह धड़क नहीं खुली थी। अतः उनकी रचना में यदि एक और स्वदेशी पर देशभक्तिपूर्ण पद्य मिले और दूसरी ओर सन 1911 वाले दिल्ली दरबार के ठाठ बाट का वर्णन हो तो आश्चर्य न करना चाहिए। प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी पहले नूतन विषयों का कविता भी ब्रजभाषा में करते थे, जैसे विगत आरस की रजनी भई रुचिर उद्यम की द्युति छय गई, उदित सूरज है न भाग को, अरुण रंग भय अनुराग को, तजी बिछौनन को अब भागिए, भरत खंड प्रजागण जागिए। इस प्रकार संग्राम, निंदा आदि अनेक विषयों पर उनकी रचनाएं ब्रजभाषा में ही हैं। पीछे खड़ी बोली की कविता का प्रचार पढ़ने पर बहुत सी रचना उन्होंने खड़ी बोली में भी की, जैसे अमलतास। तो अमलतास किसकी रचना है? राय देवी पूर्ण जी की, है ना। बसंत वियोग एक बार देखते चलिए। हाँ, अमलतास है, बसंत वियोग है, स्वदेशी कुंडल, नए सन 1910 का स्वागत, नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत इत्यादि। स्वदेशी, देशोद्धार आदि पर उनकी अधिकांश रचनाएं इतिवृत्तात्मक पद्यों के रूप में हैं। बसंत वियोग बहुत बड़ी कविता है जिसमें कल्पना अधिक सचेष्ट मिलती है।
उसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। प्राचीन काल में यह उद्यान सत्व गुण प्रधान तथा प्रकृति की सारी विभूतियों से संपन्न था। इसके माली देव तुल्य थे। विभूतियों से संपन्न था और इसके माली देवतुल्य थे। पीछे मालियों के प्रमाद और अनेक से उद्यान उजड़ने लगता है। यद्यपि कुछ यशस्वी महापुरुष विक्रमादित्य ऐसे कुछ काल के लिए उसे संभालते दिखाई पड़ते हैं, पर उसकी दशा गिरती ही जाती है। अंत में उसके माली साधना और तपस्या के लिए कैलाश मानसरोवर की ओर जाते हैं, जहां आकाशवाणी होती है कि विक्रम की 20वीं शताब्दी में जब पश्चिमी शासन होगा तब उन्नति का आयोजन होगा। अमलतास नाम की छोटी सी कविता में कवि ने अपने प्रकृति निरीक्षण का परिचय भी दिया है। ग्रीष्म में जब वनस्थली के सारे पेड़ पौधे झुलसे रहते हैं और कहीं प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती है, उस समय अमलतास चारों ओर फूलकर अपने पीत प्रभाव फैला देता है। इससे कवि भक्ति के महत्व का संकेत ग्रहण करता है। देख तब वैभव द्रुमकुल संत बिचारा, उसका सुखद निदान करे जो विषम काल को मंद गया, उस सामग्री पर ध्यान। निज प्रभु ऋतुपति के रंग द्रुमों में अमलतास तू भक्त, इसी कारण निदाग प्रतिकूल दहन में तेरे रहा आसक्त। पूर्ण जी की कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह के नाम से, तो देखिए राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की कविताओं का संग्रह कौन से संग्रह से निकला है, देख लीजिए दोस्तों थोड़ा सा। पूर्ण संग्रह है ना, पूर्ण संग्रह के नाम से प्रकाशित हो चुका है। उनकी खड़ी बोली की रचना के कुछ उदाहरण नीचे देखिए। नंदन वन का सुना नहीं किसने है नाम, नंदन वन का सुना नहीं है किसने नाम, मिलता है जिसमें देवों को भी आराम, उसके भी बासे सुख राशि, उग्र हुआ यदि उनका भाग, आकर के इस कुसुमाकर में करते हैं नंदन रुचि त्याग। है उत्तर में कोट शैल सम, तुंग विशाल, विमल सघन हिमवलित, ललित धवलित सब काल। है नर दक्षिण इसके दक्षिण, पश्चिम पूर्व है अपार जल से परिपूरित कोश अपूर्व, पवन देवता गगन पंथ से सुगन घटों में लाकर नीर, सींचा करते हैं यह उपवन करके सदा कृपा गंभीर, कर देते हैं बाहर भृंगों का परिवार, उदुम्बर का आहार, तब करते हैं किस पक्षी गृह विचार, तरुणगण को नहीं हिलाते हैं गजवृंद, हंस भंग हिंसा के भय से छाते नहीं बंद अरविंद, धेनु वत्स छक जाते हैं पीकर क्षीर, तब कुछ दुहते हैं गौओं को चतुर अहिर, लेते हैं हम मध कोसों से मध जो गिरे आप ही आप, मक्खी तक निदान स्थल की पाती नहीं कभी संताप। अब यह बसंत वियोग से लिया गया था। सरकारी कानून का रखकर पूरा ध्यान कर सकते हैं देश का सभी तरह कल्याण देश का कर सकते हो, करके कुछ उद्योग शोक सब हर सकते हो, जो हो तुमसे जान आपदा भारी सारी, हो सकती है दूर नहीं बाधा सरकारी। अब हम लोग नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ आप हमें ज़रूर बताएं कि अब हम लोग नेक्स्ट कौन सा ग्रंथ पढ़ें। ठीक है दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। तो अभी कहो तो ना कि ना बोलो, मरे जा रहे हो 5 मिनट में शांत रह सकते तुम।